नमस्कार, मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं आपकी आवाज। फिर बात करते हैं आज आम आदमी पार्टी को लेकर के। दिल्ली में विधानसभा का चुनाव हारने के बाद और एमसीडी में बहुमत होने के बाद आम आदमी पार्टी एक बार फिर एक अग्नि परीक्षा से गुजर रही है। वैसे तो 2012 में जब पहली बार आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में कूदी, तभी से तमाम राजनीतिक विश्लेषक और राजनीति के पंडित कयास लगाने लगे कि आम आदमी पार्टी एक पानी का बुलबुला है जो आने वाले वक्त में बहुत दिन चल नहीं पाएगा, ये बुलबुला फूटेगा और आम आदमी पार्टी खत्म हो जाएगी। लेकिन 2012 से चुनावी सफर शुरू करने वाली आम आदमी पार्टी 2025 तक तमाम उतार चढ़ाव के साथ आज भी भारतीय राजनीति का मुख्य केंद्र बना हुआ है। लेकिन भविष्य में क्या ये मुख्य केंद्र रह पाएगा या भारतीय राजनीति की मुख्य धारा में आम आदमी पार्टी का किरदार क्या होगा, ये फिर से एक प्रश्न चिन्ह लग गया है आम आदमी पार्टी के भविष्य को लेकर के। परीक्षा की घड़ी में इसलिए बोल रहा हूँ, अग्नि परीक्षा में इसलिए बोल रहा हूँ कि अब आम आदमी पार्टी को एक बार फिर ये मौका मिला है कि वो साबित कर पाए, भले ही दिल्ली का चुनाव हार गए हों, भले ही वो एमसीडी में बहुमत हो चुके हों, लेकिन अभी भी आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल लोगों के दिलों में राज करते हैं। क्या ये बात ठीक सही है? क्या ऐसा कर पाने में आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल सफल होंगे? आने वाला वक्त बताएगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उपचुनाव की। अभी हाल ही में लुधियाना वेस्ट और वसावदर जो गुजरात की विधानसभाएं हैं, दो विधानसभाएं जो आम आदमी पार्टी की सीट थी, उस पर उपचुनाव है। क्या ये दोनों सीटें आम आदमी पार्टी वापस ले पाएगी? वहीं जो गुजरात की एक कादी सीट है, वहां भी आम आदमी पार्टी अपना भाग्य आजमा रही है। 3 सीटों पर आम आदमी पार्टी उपचुनाव में सामना कर रही है। आम आदमी पार्टी जिन 3 विधानसभाओं में उपचुनाव लड़ रही है, उसके अतिरिक्त 2 विधानसभा और भी हैं जहां उपचुनाव होना है। पहले उनकी बात कर लेते हैं। वो है केरल की नीलांबुर सीट। नीलांबुर सीट पर पीवी अनवर, जो कि एलडीएफ के समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार थे, वो जीते थे। लेकिन केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन से मतभेदों के चलते उन्होंने इस्तीफा दे दिया और तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन कर ली और वो अब इस समय तृणमूल कांग्रेस से उम्मीदवार बने हैं, जहां उनका मुकाबला एलडीएफ के सीपीआई-एम के उम्मीदवार एम स्वराज से है। एम स्वराज के अतिरिक्त यूडीएफ से कांग्रेस के उम्मीदवार आरिदन शौकत मैदान में है। आरिदन शौकत केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव आरिदन मोहम्मद के बेटे हैं। उनका एक राजनीतिक बैकग्राउंड है। तो यहाँ पीवी अनवर को कड़ी चुनौती मिलने वाली है। बीजेपी से मोहन जार्ज, जो ईसाई नेता है, वो भी मैदान में है। अब यहाँ का जाति समीकरण एक बार देख लेते हैं कि मुस्लिम इस सीट पर 30 से 40% है, जो परंपरागत रूप से यूडीएफ का आधार है। अनवर की उम्मीदवारी से मुस्लिम वोट बढ़ सकता है। पीवी अनवर का मुस्लिम समुदाय में एक बड़ा प्रभाव माना जाता है और वहाँ चूंकि वो इस समय तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, हो सकता है कि वहाँ जो मुस्लिम समुदाय है उसके दिमाग में ये बात घर कर जाए कि पीवी अनवर चूंकि तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और वो बहुत मजबूत हैं या नहीं, तो उनका कुछ वोट बटने की संभावना भी है। इस तरह से स्थिति ये बनती है कि जो 30 से 40% वोट है, जो परंपरागत वोट है पीवी अनवर का, उसमें सेंध लग सकती है। वहीं हिंदू नायर 30% जो एलडीएफ और यूडीएफ के बीच में बटा हुआ है, बीजेपी कुछ हिंदू वोटों को आकर्षित कर सकती है। क्योंकि बीजेपी का दबदबा वहां बढ़ रहा है केरल में, वहां से उनके एक सांसद जीते हैं गोपी, जो केंद्र में मंत्री भी हैं। तो हिंदू समुदाय में बीजेपी ने अपनी पकड़ बनाई है और जो हिंदू नायर समुदाय का वोट है वो 30% है। वहीं ईसाई समुदाय का वोट जो है वो 10 से 15% है, जो यूडीएफ और एलडीएफ के बीच में हमेशा से बढ़ता रहा है। चूंकि ईसाई समुदाय से बीजेपी के जो सांसद, जो प्रत्याशी हैं मोहन जार्ज, वो भी उसमें सेंध लगा सकते हैं। जो जनजातीय समुदाय है 10%, वो स्थानीय मुद्दों पर जैसे भूमि का अधिकार और इन मुद्दों को लेकर के वो वोट करते हैं। वो एलडीएफ और यूडीएफ का परंपरागत वोट है, दोनों में बढ़ता है, लेकिन बीजेपी ने इसमें भी सेंधमारी की है। अब एलडीएफ के लिए प्रतिष्ठा की सीट बन गई है, चूंकि अनवर ने इसमें विद्रोह कर दिया है, तो मुख्यमंत्री पिनराई विजयन जो है वो दिन रात प्रचार में जुटे हुए हैं। यूडीएफ को भारी भरोसा है और प्रियंका गांधी शौकत के लिए प्रचार कर रही हैं। राहुल गांधी भी वहां प्रचार के लिए गए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी भी अपने प्रत्याशी जो है उनके लिए पूरी ताकत लगाए हुए। बीजेपी के राजीव चंद्रशेखर और मुरलीधरन
ऊपर वहाँ स्थानीय स्तर पर जो लोग आपस में एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते हैं, उसमें पीवी अनवर के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं और विकास और एलडीएफ की सरकार की जो छवि है वो वहाँ के मुद्दे हो सकते हैं। अब कुल मिलाकर के कहा जाए तो नीलाम्बुर सीट पर जो अभी तक समीकरण बन रहे हैं, वहाँ जो अभी तक तमाम तरह के अलग अलग स्रोतों से जो हम लोगों ने पता किया है, तो उसके हिसाब से यूडीएफ बहुत मजबूत स्थिति में अभी दिख रही है। एलडीएफ भी अपनी ताकत लगाए हुए है, लेकिन यूडीएफ के चांसेस ज्यादा है। बीजेपी तीसरे या चौथे नंबर की लड़ाई लड़ रही है, लेकिन अपनी उपस्थिति तो दर्ज कराएगी। लेकिन वैसे तो पश्चिम बंगाल में टीएमसी का दबदबा है, वहां लगभग लेफ्ट की और कांग्रेस की राजनीति हाशिए पर है। बीजेपी ने अपना दबदबा बढ़ाया है और दखल बीजेपी का कांग्रेस और लेफ्ट की अपेक्षा काफी बढ़ा है। आज की स्थिति क्या है? कालीगंज में अगर चुनाव होगा 19 तारीख को, तो उसके परिणाम क्या होने की संभावना है, वहां मजबूती किस। तो यहाँ पर टीएमसी ने अलीफा अहमद, जो नसीरुद्दीन जो पहले विधायक थे, पूर्व विधायक जिनकी मृत्यु हो गई, उनकी बेटी अलीफा अहमद को वहां से प्रत्याशी बनाया। वहीं बीजेपी ने आशीष घोष जो जिला पंचायत के सदस्य हैं, पूर्व मंडल अध्यक्ष रहे हैं, वहां उनको अपना प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस और वामपंथी पार्टियां भी मैदान में है और कुछ निर्दलियों का अपना प्रभाव है, लेकिन मुख्य लड़ाई जो मानी जा रही है वो इस समय टीएमसी और बीजेपी के बीच में है। अब यहाँ जो जातिगत समीकरण है, या जो कहें जो वहाँ की जो जातीय व्यवस्था है, उसके हिसाब से जो पार्टियों को मिलने वाला सपोर्ट वो क्या है, इस पर एक निगाह डाल लेते हैं। तो मुस्लिम समुदाय का 40 से 45% वोट वहाँ है, और ये कह सकते हैं कि मुस्लिम समुदाय का 80 से 85% वोट वो सीधा सीधा तृणमूल कांग्रेस के फेवर में खड़ा दिखाई देता है। और अलीफा अहमद को चूंकि सहानुभूति का वोट मिलेगा, तो निश्चित रूप से जो 40 से 50% वोट है मुस्लिम समुदाय का, वो एक तरफा अलीफा अहमद के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अलीफा अहमद की स्थिति बहुत मजबूत है। यहाँ राजवंशी जो शेड्यूल कास्ट एससी समुदाय का जो वोट है राजवंशी, वो 20% है, और इसमें टीएमसी का होल्ड है, लेकिन यहाँ बीजेपी ने इसमें सेंधमारी की है। तो अब अलीफा अहमद की जो मजबूती है वो 40 से 50% मुस्लिम वोट एक तरफा उनको पड़ने जा रहा है। जो राजवंशी एससी वोट है उसमें से वो सेंधमारी करेंगी, वो वोट भी उनके फेवर में जाता दिखाई दे रहा है। और जो ओबीसी है और अन्य हिंदू है वो 25% है। तो हिंदुओं का कुछ वोट बीजेपी को जा सकता है, लेकिन चूंकि वहाँ हिंदी भाषी प्रांतों की तरह हिंदुत्व की कट्टरता पे वोट बहुत कम होता है, इसलिए बीजेपी बहुत प्रयास करने के बावजूद भी कोई अपनी बहुत खास जगह नहीं बना पा रही। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है, लीडिंग अपोजिशन का तमगा उन्होंने हासिल किया। उन्होंने लेफ्ट और कांग्रेस दोनों को पिछाड़ दिया। उनकी लड़ाई जो है वो टीएमसी के साथ में है, और इस लड़ाई में बीजेपी अभी तक तो कम से कम इस उपचुनाव में जो कालीगंज में होने जा रहा है, इसमें पिछड़ती दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर के मुस्लिम और राजवंशी वोटों का जो प्रभाव है वो निर्णायक होता है वहाँ कालीगंज में। और टीएमसी का जो संगठनात्मक ढांचा है बहुत मजबूत है, और अलीफा अहमद के फेवर में जो एक सहानुभूति की लहर वहाँ उपज रही है, पनप रही है, वो निश्चित रूप से अलीफा अहमद के पक्ष में है। और वहाँ माना यह जा रहा है कि अलीफा अहमद इस लड़ाई में बहुत आगे हैं और उनके जीतने की बहुत प्रबल संभावनाएं हैं। तो 2 सीटों की हम चर्चा कर चुके हैं। अब बात करेंगे लुधियाना वेस्ट की। मैं एक बार आपको फिर बताता चलूं कि 19 जून आने वाले 19 जून को यहाँ वोट, सब जो 5 विधानसभाएं हैं जहाँ उपचुनाव है, इनमें वोट पड़ेगा, और 23 जून को मतगणना होगी और उसके बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। लुधियाना वेस्ट पर आम आदमी पार्टी जीती थी। पिछले जो इलेक्शन हुआ था, जो जनरल इलेक्शन हुआ था विधानसभा का, उसमें आम आदमी पार्टी जीती थी, और यहाँ से गुरप्रीत बस्सी कोगी यहाँ से विधायक बने थे। संदिग्ध परिस्थितियों में जनवरी में उनकी मौत हो गई, और उसके बाद ये सीट खाली हुई। यहाँ आम आदमी पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है संजीव अरोड़ा को। संजीव अरोड़ा जो कि राज्यसभा के सदस्य हैं, और कहा यह जाता है कि संजीव अरोड़ा अगर लुधियाना वेस्ट जीतते हैं, जिसकी संभावना भी है, तो अरविंद केजरीवाल उस सीट से राज्यसभा जाएंगे। ऐसे कयास भी लगाए जा रहे हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी ने न तो इसका सीधा सीधा कोई खंडन किया है, न इस पर उन्होंने हामी भरी है, लेकिन प्रबल संभावना यही है कि अगर संजीव अरोड़ा वहां से चुनाव जीतते हैं लुधियाना वेस्ट से, तो खाली हो। तो बात कर लेते हैं कि आखिर स्थिति है क्या लुधियाना वेस्ट में। लुधियाना वेस्ट में जैसा मैंने आपको बताया कि आम आदमी पार्टी की तरफ से संजीव अरोड़ा प्रत्याशी हैं, वहीं कांग्रेस की तरफ से भरत भूषण आशु जो पहले विधायक भी रह चुके हैं और मंत्री भी रह चुके हैं, उनकी अच्छी इमेज है वहाँ, वो कांग्रेस ने उनको अपना प्रत्याशी बनाया। बीजेपी की तरफ से जीवन गुप्ता जो वरिष्ठ नेता हैं,
वहाँ से वो चुनाव मैदान में है। शिरोमणि अकाली दल की तरफ से परूकर सिंह धुम्मन जो वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं, वो वहाँ से चुनाव मैदान में हैं। और शिरोमणि अकाली दल अमृतसर भी चुनाव मैदान में, नवनीत कुमार गोपी यहाँ से चुनाव मैदान में है। तो कुल मिलाकर के जो मुख्य मुकाबला है वो आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के हाथ पैर फूले हुए हैं इस समय, और भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर आम आदमी पार्टी को जीतने नहीं देना चाहती है। तो चाहे भले ही उनको कांग्रेस के साथ पैक्ट करना पड़े, अंदर अंदर उनका पैक्ट हो भी गया है। बीजेपी के नेता सीधे सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की घोषणा भी करते हैं कि आम आदमी पार्टी को हराने के लिए किसी भी पार्टी को वोट दें, यानी बीजेपी कांग्रेस को वोट दे सकती है। अगर भी कांग्रेस हराने की स्थिति में है आम आदमी पार्टी को, तो दोनों मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी के खिलाफ। कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक हो चुकी है। यकीन नहीं आता है, देख लीजिए वीडियो क्या बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मनिंदर सिंह सिरसा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुल करके उन्होंने कहा जिस पार्टी को चाहे टिकट दें आम आदमी पार्टी को, जिस पार्टी को वोट दें आम आदमी पार्टी को चुनाव हो रहा है। आप भी सुन लीजिए। ਜਿਹੜਾ संजीव अरोड़ा इलेक्शन लड़ रहा है ਉਹਨੂੰ डट के हराओ, किसी पार्टी ਨੂੰ जिताओ। तो कुल मिलाकर के ये तय है कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ हाथ पैर फूले हुए हैं बीजेपी और कांग्रेस के, दोनों मिलकर के आम आदमी पार्टी को चुनाव हराना चाहते हैं, वोट ट्रांसफर कराना चाहते हैं। और केवल लुधियाना वेस्ट में ही नहीं, बाद बाकी और सीटों पर भी जहां आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, यानी गुजरात की कादी और विसावदर सीट पर भी अंदर अंदर कहते ये है कि पैक्ट हो गया है। अगर वहां पर बीजेपी कांग्रेस जीतने की स्थिति में न हो तो अंदर अंदर बीजेपी को सपोर्ट करें और आम आदमी पार्टी को चुनाव हराएं, क्योंकि आम आदमी पार्टी बीजेपी या कांग्रेस दोनों के लिए गले की फांस बनी हुई है। बात करते हैं कि आखिर अमृतसर की लुधियाना वेस्ट की स्थिति है क्या, वहाँ का जातीय समीकरण क्या है और किसकी पकड़ मजबूत है, इस पर भी एक निगाह मार लेते हैं। तो जो जातीय समीकरण है उसमें वैश्य जो बनिया समुदाय है, अग्रवाल गोयल समुदाय, 22% वोट है इस समुदाय का, और ये सीधा सीधा बीजेपी का परंपरागत वोट माना जाता है, क्योंकि यहाँ से जीवन गुप्ता इसी समुदाय से कैंडिडेट भी बीजेपी ने बनाया है, व्यापारी हैं और लोकल व्यापारी नेता भी हैं, तो उनके पीछे खड़ा दिखाई देता है। जो वैश्य समुदाय का 22% वोट है, लेकिन जो बड़ा तबका है वो है सिख, शहरी जाट और गैर जाट वोट जो है सिखों का, वो है 30% वोट, और वो सीधा का सीधा आम आदमी पार्टी के साथ खड़ा दिखाई देता है। छोटा भाग इसका एक कांग्रेस में भी जा सकता है, लेकिन सिख समुदाय का ज़्यादातर वोट आम आदमी पार्टी के साथ खड़ा दिखाई देता है, आम आदमी पार्टी के फेवर में खड़ा दिखाई देता है। तो यहाँ आम आदमी पार्टी बीजेपी पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं अगर बात करें दलित समुदाय की, खासतौर से वाल्मीकि और रैदासिया समुदाय की, तो उनका 25% वोट है, और ये वोट भी आम आदमी पार्टी के साथ खड़ा दिखाई देता है, क्योंकि दलित समुदाय ने पिछले चुनाव में भी आम आदमी पार्टी का एक तरफा साथ दिया था, जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी इतनी सीटें जीतने में कामयाब हुई थी। ये शुरुआत में कांग्रेस का परंपरागत वोट था, लेकिन वो वोट शिफ्ट हुआ आम आदमी पार्टी के साथ, आज भी वैसे ही खड़ा दिखाई देता है आम आदमी पार्टी के साथ। तो निश्चित रूप से लुधियाना वेस्ट पे जो सिख वोट है और जो दलित वोट है, एकजुट होकर के आम आदमी पार्टी के साथ है। संजीव अरोड़ा इन दोनों वोटों की दम पर काफ़ी बढ़त बनाए हुए दिखाई देते हैं, और उम्मीद ये है कि कांग्रेस और बीजेपी भले ही एक साथ आ जाएं तो भी संजीव अरोड़ा की स्थिति बहुत मजबूत है, लेकिन राजनीति में कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर बीजेपी कांग्रेस एक होकर के चुनाव लड़ते हैं, जैसा 2017 में चुनाव लड़ा था, आम आदमी पार्टी जीतते जीतते सत्ता में आते आते रह गई थी, चूँकि बीजेपी का वोट जो आरएसएस के माध्यम से ज़्यादातर वोट शिफ्ट करा दिया गया था कांग्रेस को, और कई सीटों पर कांग्रेस हारते हारते जीत गई, आम आदमी पार्टी सत्ता से बाहर हो गई। यहाँ अगर ऐसा कुछ होता है तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन अभी तक की स्थिति में संजीव अरोड़ा काफ़ी मजबूत स्थिति में दिखाई देते हैं। मुस्लिम समुदाय का 8% वोट है, क्योंकि बीजेपी को हराने में कांग्रेस सक्षम नहीं हुआ दिखाई देती है, आम आदमी पार्टी सक्षम दिखाई देती है, तो ये 8% वोट भी संजीव अरोड़ा के फेवर में जाता दिखाई देता है। कुल मिला के कह सकते हैं कि रास्ता साफ है संजीव अरोड़ा का विधानसभा में जाने का और अरविंद केजरीवाल का राज्यसभा में जाने का, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया। कादी विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पाटीदार नेता हसू पटेल को अपना उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है रमेश चावड़ा, जो पूर्व विधायक रहे हैं, और आम आदमी पार्टी ने किशोर गज्जर को वहां से अपना प्रत्याशी बनाया है। किशोर गज्जर ओबीसी समुदाय से आते हैं। अब यहाँ जो सामाजिक समीकरण है वो देख लेते हैं एक बार।
क्या कहता है कि पटेल पाटीदार समुदाय का 30% वोट है। पाटीदार समुदाय का जो 30% वोट है वो चूँकि बीजेपी के प्रत्याशी हसू पटेल पाटीदार समुदाय से आते हैं, ये सीधा का सीधा पाटीदार समुदाय का वोट उनके साथ खड़ा दिखाई देगा। लेकिन यहाँ एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, पिछले चुनाव में बीजेपी से जो वोट छिटका था, जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी को 13% वोट मिला था, उसमें खासतौर से ओबीसी, दलित और पाटीदार समुदाय का एक बड़ा तबका था। यहाँ कहते हैं कि पाटीदार समुदाय का एक जो नाराज तबका है हसू पटेल और बीजेपी से, वो आम आदमी पार्टी को भी मिलने की उम्मीद है। ठाकुर वोट है ये ओबीसी समुदाय का, और चौधरी जिसको लिखते बोलते हैं वो वोट है ओबीसी समुदाय का। ये 25% वोट है। ये पहले कभी कांग्रेस का परंपरागत वोट हुआ करता था, वो इस बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों में बंटने की संभावना है। दलित 15% वोट है। यहाँ कांग्रेस का अपना आधार है। दलित वैसे बीजेपी को वोट नहीं करता, वो आम आदमी पार्टी या कांग्रेस को वोट करता, लेकिन यहाँ आम आदमी पार्टी दलित वोटों पर उसकी पकड़ इतनी मजबूत नहीं है, कांग्रेस की पकड़ ज़्यादा मजबूत है। मुस्लिम समुदाय का जो 30% वोट है वो भी दोनों में बटा हुआ है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में बटा हुआ है। तो कुल मिलाकर के कह सकते हैं पटेल और ओबीसी मतदाता निर्णायक है। बीजेपी का जो संगठन है बहुत मजबूत संगठन वहाँ माना जाता है वहाँ, और नरेंद्र मोदी की छवि को देखते हुए, नरेंद्र मोदी का जो प्रभाव है उनकी छवि का, भले ही कैसी भी हो लेकिन उस छवि का प्रभाव वहाँ है। बीजेपी निश्चित रूप से वहाँ लीड लिए हुए है। बीजेपी नंबर 1 की लड़ाई में बनी हुई है। नंबर 2 की लड़ाई में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच संघर्ष है। संभावना यही व्यक्त की जा रही है कि वहाँ आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर पर जा सकती है। अभी तक की जो स्थितियां हैं उसको देखते हुए तो बीजेपी का मजबूत क्लेम है। वैसे भी कादी विधानसभा सीट जो है वो बीजेपी की परंपरागत सीट रही। पिछली बार भी यहाँ से बीजेपी के विधायक थे, उनके बाद ये सीट खाली हुई, तो यहाँ अभी भी क्लेम बीजेपी का ही दिखाई देता है। अब बात करते हैं विसावदर सीट की। विसावदर सीट पर पिछली बार आम आदमी पार्टी के भूपेश भयाणी चुनाव जीते थे, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया और वो बीजेपी में शामिल हो गए आम आदमी पार्टी छोड़ने के बाद। इस सीट पर, ये सीट भी आम आदमी पार्टी की प्रतिष्ठा की सीट बनी हुई है। आम आदमी पार्टी ने अपने मजबूत कद्दावर नेता गोपाल इटालिया को बहुत पहले ही घोषित कर दिया था। गोपाल इटालिया पाटीदार आंदोलन से निकले एक नेता है, बहुत कद्दावर नेता है, उनकी बड़ी ख्याति है गुजरात में, उनको लोग जानते हैं। और उनकी जो प्रोफाइलिंग है वो ये कि वो पुलिस महकमे में थे और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते लड़ते उन्होंने रिजाइन कर दिया, फिर वो पाटीदार आंदोलन का पार्ट बने और फिर उसका समाज आम आदमी पार्टी में वो शामिल हुए, और आम आदमी पार्टी में शामिल होने के बाद पिछला चुनाव भी वो लड़े। वो दुर्भाग्यवश ऐसा कहते हैं कि वो चुनाव हार गए, लेकिन इस बार वो मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं विसावदर सीट से, जहां पर कांग्रेस की तरफ से नितिन रपरिया जो जूनागढ़ जिला पंचायत के पूर्व सदस्य हैं वो चुनाव मैदान में है। भूपेश भयाणी जो पूर्व विधायक हैं, आम आदमी पार्टी में थे, इस्तीफा दिया और बीजेपी में शामिल हुए, वो वहाँ से बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट हैं। 31 और जो निर्दलीय छोटी पार्टियों के कैंडिडेट हैं वो भी मैदान में है, लेकिन गोपाल इटालिया की स्थिति काफ़ी मजबूत है। अरविंद केजरीवाल वहाँ जनसभाएं कर रहे हैं जिसमें लोग उमड़ के आ रहे हैं, काफ़ी मेहनत कर रही है आम आदमी पार्टी के कई वरिष्ठ नेता वहाँ दौरा कर रहे हैं बराबर, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली की आतिशी सिंह और अरविंद केजरीवाल ने काफ़ी बड़ी बड़ी सभाएं की। देखिए अरविंद केजरीवाल की सभा में कैसे लोगों का हुजूम उमड़ा और लोगों को सुनने के लिए आए। इससे ये दिखाई देता है कि गोपाल इटालिया की स्थिति काफ़ी मजबूत है। सुनिए एक बार अरविंद केजरीवाल की। अब बात करते हैं जाति समीकरणों की, तो यहाँ पाटीदार समुदाय जिससे गोपाल इटालिया खुद आते हैं, उसका जो प्रतिशत है वो 25% है पाटीदार समुदाय का। और चूंकि गोपाल इटालिया काफ़ी कद्दावर नेता है और काफ़ी लोकप्रिय नेता है, इसलिए पाटीदार समुदाय, चूंकि बीजेपी का परंपरागत वोट था पिछले विधानसभा के चुनाव में, आम आदमी पार्टी ने उसमें सेंधमारी की, लेकिन विसावदर में कहा यह जाता है कि गोपाल इटालिया को काफ़ी भारी समर्थन मिल रहा है पाटीदार समुदाय से, जिससे उनकी स्थिति काफ़ी मजबूत बनी हुई है। दूसरे नंबर पर जो कोली ओबीसी समुदाय का वोट है 20%, वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में बटा हुआ दिखाई देता है। चूँकि ये पहले कांग्रेस का परंपरागत वोट हुआ करता था, लेकिन आम आदमी पार्टी ने इस पर अपनी पकड़ बनाई और बढ़त भी ली है। आम आदमी पार्टी को इसका बड़ा भाग ट्रांसफ़र होता दिखाई दे रहा है। दलित आदिवासी जो समुदाय का वोट है वो 15% है, और चूँकि ये कांग्रेस का परंपरागत वोट है, इसमें भी आम आदमी पार्टी ने अपनी सेंधमारी की और इसका एक हिस्सा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को दोनों को जाने की संभावना है। मुस्लिम समुदाय
जो है वो बीजेपी को हराने वाले कैंडिडेट का समर्थन करता है, जो वहाँ गोपाल इटालिया हराते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसलिए मुस्लिम समुदाय का जो वोट है वो गोपाल इटालिया के पक्ष में जाने की संभावना है। तो कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि यहाँ गोपाल इटालिया की स्थिति बहुत मजबूत है। लेकिन फिर वही, जैसा कि लुधियाना वेस्ट में बोला बीजेपी के नेता ने, जो मैंने आपको अभी सुनवाई बाइट मनोरंजन सिंह सिरसा की, वो अगर कहीं गुजरात में हुआ कि कांग्रेस का वोट ट्रांसफ़र हुआ बीजेपी को, तो स्थिति कुछ और होगी। गोपाल इटालिया चुनाव हार भी सकते, लेकिन कुल मिलाकर के अभी की स्थिति में गोपाल इटालिया काफ़ी मजबूती से चुनाव लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। उम्मीद ये है, संभावना ये है कि गोपाल इटालिया चुनाव जीत सकते हैं। 23 तारीख को होगी मतगणना, 23 तारीख को आएगा रिजल्ट, तब तक का करना पड़ेगा इंतजार। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए मुझे दीजिए।